नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट के बारे में, लेहमान मोमेंट। तो हम में से कुछ को तो ज़रूर पता होगा लेहमान ब्रदर्स के बारे में। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक था जो 2008 में अमेरिका के हाउसिंग क्राइसिस में उलझ गया था एंड इवेंचुअली वो बैंकरप्ट हो गया। बहुत बड़े स्तर पर इसने फाइनेंशियल सेक्टर में अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, जिसे फाइनेंशियल कंटेजियन भी कहते हैं। अब ये तो हो गई 2008 की बात, ठीक है, लेमन क्राइसिस। लेकिन 2021 में भी ऐसा ही एक लेमन मोमेंट आया। तो ये दोबारा इसकी झलक हमें यूएस में कैसे देखने मिली, इसकी वजह क्या है और आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस सेशन के एंड तक। आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनीज जितनी भी है वो आगे बढ़कर क्या क्या अनाउंसमेंट कर रही है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीज और फॉर दैट मैटर थ्रू मीडिया। तो नोमूरा जो एक जापानीज बैंक है, जो बहुत बड़ी जापानीज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि आने वाले रिजल्ट्स में उन्हें $2 बिलियन तक का लॉस फेस करना पड़ सकता है। क्रेडिट स्विस का शेयर 14% से गिर गया फॉलोइंग द न्यूज ऑफ आर्केगॉस कैपिटल। करीब $5 बिलियन की मार्केट वैल्यू उसकी खत्म हो गई। अप्रोक्सीमेटली बैंक का कुल लॉस $3 बिलियन से $4 बिलियन तक का एस्टिमेट किया जा रहा है। गोल्डमैन और मॉर्गन ने तो खैर मटेरियल लॉस अवॉइड कर लिया है ये आर्केगोस कैपिटल के चक्कर में, यानी मॉनेटरी लॉस नहीं होगा। Even for that matter, Deutsche Bank, it did come out to clean as it basically clarified that it has de-risked its Archegos exposure। यानी इनकी तरफ से Archegos के साथ डीलिंग का जो भी लेन देन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो ये Archegos कैपिटल की जो बात चल रही है ये क्या है, तो आर्केगॉस कैपिटल मैनेजमेंट बेसिकली एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जो कि यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। ये कंपनी यूएस, चाइना, साउथ कोरिया और जापान के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, बीट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स। और इनके फाउंडर बिल हुआंग, जो कि टाइगर मैनेजमेंट के फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो इसमें शामिल थे। इन पे 2012 का तो क्रिमिनल फ्रॉड चार्जेस लगा ही हुआ था, याद है। उसके तहत इन्हें बेसिकली करीब $44 मिलियन की पेनल्टी भरनी पड़ी थी। इन पे यूएस सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स के द्वारा सिविल एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने चाइनीज बैंक स्टॉक्स में इनसाइडर ट्रेडिंग की है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या, कंपनी की सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, रिलीज नहीं की गई है, वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पता चल जाए एंड आप मार्केट में जाके उसी हिसाब से ट्रेड ले लो। तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना ऑब्वियसली बाकी लोगों के लिए, बिकॉज पब्लिक डोमेन में वो बात है ही नहीं और आप जाके ट्रेड कर रहे हो मार्केट में विद दैट इन्फॉर्मेशन। So this is what insider trading is, and he was into insider trading back in the day where he had to pay the penalty for it। यूएस में व्हाइट कॉलर क्राइम्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं, या इंडिया में हमें इतना ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता। तो 2012 में उनकी कंपनी टाइगर एशिया के नाम से थी, विच वॉज अगेन बेस्ड इन न्यूयॉर्क, और इन्हें वन ऑफ द टाइगर कप्स माना जाता है क्योंकि इनके साथ और भी जो लोग थे वो टाइगर मैनेजमेंट से निकल के अपनी खुद की कंपनी शुरू किए थे। टाइगर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हेज फंड था, ठीक है। 2012 में तो टाइगर एशिया ने $44 मिलियन की तो पेनल्टी भरी। सो ये सेटलमेंट के बाद बिल वांग ने अपनी टाइगर एशिया कंपनी को रीनेम कर दिया आर्केगॉस कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है, जो कि एक फैमिली रन बिजनेस माना जाता है। सो कमिंग टू 2021 इंसिडेंट, आर्केगॉस ने पब्लिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था विच इंक्लूडेड वायाकॉम, सीबीएस, डिस्कवरी, फैफेच। चाइनीज कंपनीज में भी इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, जैसे जीएसएक्स, टेचेडू, टेंसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट ग्रुप, बाइडू एंड आईशीई। इसे आईशीई केस से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। अगर हम आर्केगॉस के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ हाउ बिग इट वाज, तो उनकी पोजीशन इन कंपनीज में करीब $30 बिलियन तक की हो चुकी थी। द कंपनी एक्चुअली मैनेज $10 बिलियन ऑफ इट्स ओन मनी, खुद के पॉकेट से $10 बिलियन इनमें डाला एंड बाकी की जो $20 बिलियन थी वो लेवरेज की मदद से मिल गया इनको। इसीलिए इनकी टोटल पोजीशन $30 बिलियन तक निकल के आ रही है, ठीक है। अब लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मतलब बोरोड कैपिटल, एंड उस कैपिटल को अपने कैपिटल के साथ मार्केट में पैसा लगा दो ताकि हाईएस्ट रिटर्न आपको अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट्स पे मिल जाए। सो ऑफ कोर्स लेवरेज दो तरफा होता है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को एम्पलीफाई तो करता ही है, लेकिन लॉस भी उतने ही रेट से एम्पलीफाई हो सकते हैं। अगर स्टॉक की पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो लॉस तो होगा ही ना, एंड वो बहुत बड़ा लॉस होता है। सो ये लॉस तब होता है, या ये लॉस का रिस्क तब निकल के आता है जब ओवर लेवरेजिंग होती है, यानी बहुत पैसा बोरो कर रखा है वही पैसा मार्केट में लगा दिया है। अब ये ऑब्वियसली डिजास्टर के रूप में ही तब्दील होगा इफ द अंडरलाइन सिक्योरिटी स्टार्ट्स शोइंग अनफेवरेबल प्राइस मूवमेंट्स, यानी इन्वेस्टर्स के फेवर में प्राइस मूवमेंट नहीं जा रही है, लॉस ही होगा।
तो दिक्कत तो आनी है एंड ऊपर से डेरिवेटिव्स, इस पे तो लॉस और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज उनके अंडरलाइन सिक्योरिटी से डिराइव की जाती है। यानी ये रिलायंस का सपोज एक स्टॉक है, एक सिक्योरिटी है, उसका डेरिवेटिव्स मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स वगैरह, है ना। सो से फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट में रिलायंस का शेयर अगर 1% से बढ़ता है तो डेरिवेटिव्स मार्केट में रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट्स 10 to 15% से बढ़ते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है, इसका आप बस मैग्निफिकेशन समझो कि कितना बढ़ जाता है डेरिवेटिव्स में। यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस बहुत सेंसिटिव रहते हैं उनके अंडरलाइंग से, जो कि इक्विटी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो आर्केगॉस ने क्या किया, इक्विटी स्वैप्स लिए ओवर द काउंटर मार्केट से, यानी एक्सचेंज पे उन्होंने ट्रेड नहीं किया था, बाहर से अलग से उन्होंने ले लिया था ये, जिसे ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर, जो कि लीगल है। आप अगर प्राइम ब्रोकर्स के साथ डीलिंग कर रहे हो तो आपको ये ब्रोकर्स ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने देते हैं, वो आपकी ये अरेंजमेंट करवा देते हैं। सो आर्केगॉस ने बहुत बड़े बड़े इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल स्ट्रीट बैंक्स के थ्रू ले रखे थे। ये बैंक्स आर्केगॉस के लिए प्राइम ब्रोकर्स थे। अब प्राइम ब्रोकर्स क्या होते हैं पहले आप वो समझ लो। प्राइम ब्रोकर्स बेसिकली वॉल स्ट्रीट बैंक्स में से ही होते हैं जो हेज फंड्स को अपनी सर्विसेज देते हैं। प्राइम ब्रोकर्स इन हेज फंड्स की मदद करते हैं, यानी लेंडिंग वगैरह करते हैं। ऑफ कोर्स प्राइम ब्रोकर्स हेज फंड से फीस तो चार्ज करते ही है एंड इन रिटर्न दे प्रोवाइड देम मार्जिन लेंडिंग। हेज फंड्स अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि हेज फंड्स में वेल्दी इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, उनके फंड्स की पूलिंग होती है और पोर्टफोलियो मैनेजर हाई रिस्क ट्रेड्स ले लेता है वो फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क ट्रेड्स नहीं लेते, ठीक है, एंड इसमें वेल्दी इन्वेस्टर्स भी नहीं रहते म्यूचुअल फंड्स में। एंड अगर मैं मार्जिन की बात करूं, सो मार्जिन बेसिकली ब्रोकर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टर को। एंड इन्वेस्टर इन रिटर्न ब्रोकर के पास कुछ सिक्योरिटी या कुछ कोलैटरल रखता है कि अगर सपोज मार्जिन के ऊपर लॉस हो पड़ा तो कोलैटरल बेच के वो पैसा रिकवर हो जाएगा। सो आर्केगॉस एक तरीके से देखे तो हेज फंड टाइप ही है, उनका खुद का $10 बिलियन लगाया गया था। सो दीज पीपल आर इनटू कैटेगरी ऑफ वेल्दी पीपल एंड ये हेज फंड में ही कंसिडर किया जाता है। सो इसमें आर्केगॉस एक्चुअली यूज्ड एटलीस्ट हाफ अ डजन ऑफ प्राइम ब्रोकर्स, जिसमें क्रेडिट स्विस शामिल था, यूबीएस ग्रुप था, गोल्डमैन सैक्स था, मॉर्गन स्टैनली था, डॉयशे बैंक एंड नोमुरा वगैरह, ये सभी थे। इन सभी से डीलिंग हो रही थी एंड ये सभी प्राइम ब्रोकर्स कुछ फीस के रिटर्न में इन हेज फंड्स को मार्जिन लेंडिंग कर देते हैं, जिसमें हमारा लेवरेज भी आता है, याद है हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। तो इसी में इन्होंने स्वैप्स का अरेंजमेंट करके दिया था आर्केगॉस को, इक्विटी स्वैप्स का। स्वैप्स मतलब क्या, आपके रिटर्न्स एक्सचेंज हो जाते हैं। सो स्वैप्स बेसिकली ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्वैप्स बेसिकली आपकी सिक्योरिटी के रिटर्न्स दूसरे बंदे की सिक्योरिटी के रिटर्न्स के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब आपको वो बंदे के सिक्योरिटी से रिटर्न आएगा और आपका रिटर्न उस बंदे को जाएगा। So it's very much possible, it can happen. So इसमें आर्केगॉस ने काफी बड़ी पोजीशंस ले रखी थी इक्विटी स्वैप्स में एंड स्वैप्स हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जो कि एक हेज फंड था, 1990s में स्वैप्स की मदद से मार्केट को गिरा ही दिया था ना। एंड अगर मैं वॉरेन बफे की बात करूं तो उन्होंने भी इस पे टिप्पणी दी थी 2003 में, रिस्क ऑफ स्वैप्स के नाम से। सो काफी इंस्टेंसेस है जिसमें स्वैप्स के चक्कर में बहुत लॉसेस फेस करने पड़े, क्योंकि स्वैप्स में आपको लेवरेज मिलता है, लेवरेज का ऑप्शन रहता है उसमें, एंड लेवरेज हैज एवरीथिंग टू डू विद आर्केगॉस एंड स्वैप्स। अगर आपके पास लेवरेज आपको मिलता है एंड स्वैप्स भी है तो प्रॉफिट लॉस दोनों एम्पलीफाई हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो ये डेरिवेटिव्स जो स्वैप्स के फॉर्म में वो भी नीचे जाएंगे एंड इवेंचुअली फिर बैंक्स या ब्रोकर्स वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को बेच देते हैं अगर आप मार्जिन डिपॉजिट नहीं करते उनके पास, या कोलैटरल और डिपॉजिट नहीं करते ताकि आपकी पोजीशन एग्जिट ना हो। समझ रहे हो? सो सेम चीज यहाँ पे भी हुई कहीं ना कहीं, एंड ऐसे होता ही है। अगर क्लाइंट मार्जिन नहीं रख पाता तो बैंक्स उसकी पोजीशन एग्जिट कर देते, लिक्विडेट कर देते हैं एंड जितना भी लॉस हुआ है वो अपनी बुक्स में बुक कर लेते हैं। It's as simple as that. जैसे for example, if I try to explain you with an example, suppose you put $10 billion as a margin collateral. यानी आप ब्रोकर के पास गए, आपने उसको बोला कि $10 बिलियन का ये कोलैटरल है, मुझे, मैं खुद की जेब से डाल रहा हूँ, ठीक है, और आपने $50 बिलियन का एक्सपोजर क्रिएट किया मार्केट्स में। वो आपको स्वैप्स के रूप में दे सकते हैं, फ्यूचर्स के रूप, किसी के भी फॉर्म में दे सकते हैं, बेसिकली प्राइम ब्रोकर्स। सो देयर अकर्स टू सिनेरियोज। फर्स्ट सिनेरियो वुड बी इफ द मार्केट पोजीशन राइजेस बाय 20%, तो आपकी जो $50 बिलियन की जो एक्सपोजर है, यानी आपकी जो पोजीशन है $50 बिलियन की, वो $60 बिलियन हो जाएगा। 50 का 20% कितना होता है? $10 बिलियन। तो 50 प्लस 10 60 हो गया। आपने अपनी जेब से कितने पैसे डाले थे? $10 बिलियन। तो मतलब आपने $10 बिलियन डाले और आपको रिटर्न में $10 बिलियन और मिले, तो आपका पैसा दुगना हो गया, है ना। सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करें तो अगर 20% से ही गिर जाता है,
तो $50 billion will go to $40 billion, which will actually wipe out all of your 100% capital. आपने $10 billion का तो कोलैटरल रखा ही था ना, वो ये 20% फॉल से खत्म हो गया वो कोलैटरल। तो बेसिकली यही है। इसके बाद फिर आपको मार्जिन कॉल आता है कि आप और सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, नहीं तो आपका जो है $50 बिलियन जो $40 बिलियन हो गया है, ये पोजीशन एग्जिट की जाएगी, इसे लिक्विडेट कर दिया जाएगा। बेसिकली ये प्राइम ब्रोकर्स के तरफ से होता है। बात समझ रहे हो? सो इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट लेड टू द डैमेज, तो पहली बात तो जो चाइनीज ई सिगरेट कंपनी है RLX टेक्नोलॉजी, वो नीचे गिर गई, उसके स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर गए। चाइनीज रेगुलेटर्स एक्चुअली प्रेजेंटेड न्यू लॉज रेगुलेटिंग द इंडस्ट्री। अब ये लॉज इतने स्ट्रिक्ट निकले कि ई सिगरेट कंपनीज में जो RLX टेक्नोलॉजी आती है, जो चाइनीज फर्म है, उसमें इस लॉ के चक्कर में उसके प्राइसेस गिर गए, सेंटिमेंट्स वीक हो गए। दूसरा, अगर मैं GSX टेशेडू की बात करूं, जो एक चाइनीज एडटेक कंपनी है, दैट एक्चुअली स्टार्टेड फॉलिंग एंड वायाकॉम CBS के शेयर्स भी गिरे। Viacom CBS actually sold new shares in the hope of raising money to finance its streaming business. अब streaming services में तो कंपनीज बढ़ रही है, जैसे डिज्नी वगैरह, आपको तो पता ही है कि इनकी हालत क्या हो गई थी डिज्नी जैसे कंपनीज की, तो इन्हें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बिजनेस में आना ही पड़ा। सेम चीज Viacom CBS भी कर रही है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बिजनेस में आ रही है, तो अभी इन्हें पैसा रेस करना है। सो अगर सपोज आप 50% ऑफ द कंपनी होल्ड कर रहे हो एंड द कंपनी एक्चुअली डिसाइड्स टू ऑफर न्यू शेयर्स टू योर फ्रेंड या टू द पब्लिक, तो आपका जो 50% होल्डिंग है वो 50% थोड़ी रहेगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स तो बट रहे हैं ना बाकी से, तो उसकी वजह से सेंटिमेंट्स वीक हो गए एंड इसके चक्कर में Viacom CBS के भी शेयर्स नीचे गिर गए। बात समझ रहे हो? तो अब इन तीनों शेयर्स में मिस्टर हैंग के बेट्स लगे हुए थे एंड द बैंक्स वर एक्चुअली होल्डिंग दी स्टॉक्स एज कोलैटरल, यानी जो प्राइम ब्रोकर्स थे वो इन स्टॉक्स को कोलैटरल के रूप में होल्ड कर रहे थे, क्योंकि मार्जिन लेंडिंग करनी थी, है ना। अब इसमें प्राइम ब्रोकर्स के पास ऑप्शंस क्या निकल के आते हैं? सपोज अब तो चलो वो शेयर्स गिर गए, तो प्राइम ब्रोकर्स क्या कर सकते हैं? तो जो बैंकर्स है, दे वर लेफ्ट विद द होल्डिंग्स ऑफ द कोलैटरल दैट वाजंट वर्थ इनफ। अब जो कोलैटरल थे वो तो इक्विटी के फॉर्म में थे ना, और वही अगर गिर गए तो क्या ही वर्थ होगी। और ऊपर से उनकी जो आर्केगस के साथ जो पोजीशन थी, जो उन्होंने पोजीशन दे रखी थी, वो भी तो घट गई। इसीलिए प्राइम ब्रोकर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए था। They wanted Archegos to put up more money by way of pledging additional shares. लेकिन मिस्टर होंग एक्चुअली रिफ्यूज टू कंप्लाई, वो और सिक्योरिटी प्लेज नहीं कर पाए बिकॉज ही डिडंट हैव एनीथिंग टू प्लेज। सो दिस मेंट दैट मिस्टर होंग कैन एक्चुअली डिफॉल्ट ऑन हिज ऑब्लिगेशंस। तो जो प्राइम ब्रोकर्स है उनको तो फोर्सफुली ये स्टॉक्स बेचने ही पड़ेंगे। इफ यू आर अ बैंकर होल्डिंग दीज कोलैटरल्स एज अ स्टॉक्स जिनकी वैल्यूज घट रही है, ठीक है, और सामने वाला आपको कोलैटरल नहीं दे रहा है, तो जो आपके पास कोलैटरल है वो तो आप बेचोगे ही ना। एंड ऊपर से ये वोलेटाइल एनवायरनमेंट था, आपके पास दो चॉइसेस रह गए। यू कुड एक्चुअली ऑप्ट टू होल्ड द कोलैटरल एंड प्रे कि भाई रिकवरी हो जाए प्राइसेस की, और यू कुड सिंपली डंप द शेयर्स, बेच दो वो शेयर्स को और पोजीशन एग्जिट कर दो, अपना पैसा निकाल लो और जो लॉस है वो बुक कर लो अपनी बुक्स में। समझ रहे हो? तो जो दूसरा ऑप्शन है लॉस बुकिंग का, यानी बेचने का, वो बहुत टेम्पटिंग लगता है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स हियर। इफ यू सेल दी स्टॉक्स इन दी ओपन मार्केट, यानी अगर आप ये स्टॉक्स जो कोलैटरल आपने होल्ड किया है वो अगर आप मार्केट में बेच देते हो, तो आप और कॉन्फिडेंस को वीक करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये शेयर्स 1, 2, 3, 4, 100, 200 ऐसे थोड़ी है, ये तो बहुत सारे शेयर्स है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के शेयर्स है। तो अगर ये इतने ज्यादा क्वांटिटी के शेयर्स ओपन मार्केट में बिकने चालू हो जाए तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा, कॉन्फिडेंस और वीक होगा, और ज्यादा प्राइसेस नीचे जाएगी, तो आपका जो कोलैटरल की वैल्यू है दैट वुड एक्चुअली गेट इरोडेड। डेथ ट्रैप ही हो गया ना, क्योंकि पहला ऑप्शन भी तो सही नहीं है। It's absolutely okay. You could hold on to these stocks hoping that the prices would recover. But what happens if another banker decides to go out in the open and sell their shares as a collateral? Archegos ने तो काफी बैंक से डीलिंग कर रखी थी। क्या पता कल को अगर गोल्डमैन चला गया बाहर ये स्टॉक्स को बेचने, लिक्विडेट करने, या क्या पता UBS चला गया, या क्या पता मॉर्गन स्टैनली चला गया, तो ये तो डर रहेगा ही ना कि कोई भी जाके ओपन मार्केट में ये पोजीशंस एग्जिट कर दे, शेयर्स को बेच दे, तो एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, तो बाकी बैंक्स के जो कोलैटरल की वैल्यू है वो इरोड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आफ्टर ऑल मिस्टर हैंग हैड बोरोड फ्रॉम द होल होस्ट ऑफ बैंक्स, ठीक है, एंड दे वर ऑल कंटेंडिंग विद द सेम प्रोस्पेक्ट्स, and if one of them choose to dump the collateral in the open market before you, then the value of your collateral would plummet. तो हर एक बैंकर जो आर्केगॉस से डील कर रहा था, that bank was desperately trying to get rid of the collateral as soon as they found that Mr. Hang was ready to default on his obligations. उन्हें जैसे ही पता चला कि होंग और ज्यादा कोलैटरल प्लेज नहीं करने वाले या नहीं कर सकते
और ये डिफॉल्ट होने के उनके चांसेस है, तो वो इससे छुटने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्टीमेटली यही हुआ, क्रेडिट स्विस ने अपना लॉस बुक कर लिया। क्रेडिट स्विस ने एस्टिमेट किया कि 3 से 4 बिलियन डॉलर तक का लॉस हो सकता है। डॉयशे बैंक वाज एक्सपोज्ड टू आर्केगॉस सेल ऑफ, बट डॉयशे बैंक के लॉसेस इतने ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही हो गए। नोमुरा तो 16% से गिर गया। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना नोमुरा को कितना पॉसिबल लॉस हो सकता है, $2 बिलियन का लॉस है ना। एंड क्रेडिट स्विस के शेयर्स भी गिर गए थे 13.4% से। दूसरे बैंक्स की अगर हम बात करें तो डॉयशे बैंक वाज डाउन बाय 5%, यूबीएस वाज डाउन बाय 3.8%। तो इन बैंक्स को क्यों लॉस झेलना पड़ा? बिकॉज दीज बैंक्स वर एक्चुअली स्लो कंपेयर्ड विद देयर पीयर्स। गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनली ने तो अपनी तरफ से पोजीशंस एग्जिट कर ली। लॉस इन्हें भी झेलना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस इन्हें ही झेलना पड़ा क्योंकि इन्होंने देरी से पोजीशन एग्जिट की। सो ये सब जो हुआ, इन सभी चीजों का स्पेकुलेशन क्यों नहीं हो पाया? व्हाई डिड नो वन कैच द कोलैप्स बिफोर इट हैपेंड? अब देखा जाए तो आर्केगॉस कैपिटल मैनेजमेंट एक फैमिली ऑफिस है, ठीक है। फैमिली ऑफिसेज आर अ टाइप ऑफ हेज फंड विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय वेल्दी फैमिलीज। जो अमीर लोग होते हैं वो ये ऐसे हेज फंड्स मैनेज करते हैं, अपना ही पैसा मैनेज करते हैं, एंड बेसिकली दे प्रोवाइड रिलेटेड सर्विसेज टू द फैमिली मेंबर्स। दिस कैन एक्चुअली इंक्लूड टैक्स एंड रियल एस्टेट प्लानिंग और मे बी मैनेजिंग फिलैंथ्रोपिक वेंचर्स। अब फैमिली ऑफिसेज जनरली रेगुलेटेड नहीं होते, उनको यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर नहीं करना पड़ता। So due to this, hedge funds like Archegos Capital Management, they do not have to provide quarterly financial reports on their equity holding, or for that matter give Securities and Exchange Commission any information on the types and size of their assets कि कितना खरीदा है, कितना बेचा है, कितना उनके पोर्टफोलियो में वगैरह, ये सब उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता। अब इसके चक्कर में रेगुलेटर्स के पास बहुत कम चांसेस हो जाते हैं इन्हें मॉनिटर करना, इन्हें रेगुलेट करना। अब अगर हम इंपॉर्टेंट लर्निंग्स की बात करें, आर्केगॉस से हमें क्या सीख मिली, तो the most important learning is the risk which is being posed by the large firms. These are actually able to operate outside the purview of the regulators. ये regulators के अंदर आते ही नहीं है, monitoring होती ही नहीं है, and इनमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। Hedge funds that are often called hot money and are regulated to some extent by various regulators across the globe, they pose a very large risk अगर ऐसे लेवल की लेवरेजिंग हो रही है, ओवर लेवरेजिंग हो रही है ना। फैमिली ऑफिसेस दे हैव बीन एबल टू स्टे आउट ऑफ द फ्रेमवर्क। अब फैमिली ऑफिसेस क्योंकि ये फ्रेमवर्क में आते नहीं है, इन पे एक सवाल तो बेशक उठता ही है कि ये एक सिस्टमिक रिस्क का चैलेंज डाल सकते हैं मार्केट में, क्योंकि यही तो लेहमान मूवमेंट था जो होके गया। कंपनी के द्वारा जितनी भी अनाउंसमेंट्स आई थी कि इतना लॉस होगा, इतना लेवल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वगैरह, तो दैट वाज एक्चुअली अ लेहमान मूवमेंट। एंड फैमिली ऑफिसेस आर बिलीव्ड टू बी डीलिंग इन सिक्योरिटीज वर्थ बिलियंस, तो इनकी मॉनिटरिंग तो करनी बहुत जरूरी है, इन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाना बहुत जरूरी है। तो खैर ये तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के ऊपर हम छोड़ देते हैं, आगे आने वाले टाइम में ये कैसे इन सभी से डील करेगा ये देखने वाली चीज होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेहमान मूवमेंट ऑफ 2021, जिन बैंक्स को ये लॉसेस झेलने पड़े। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। If you like this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends and colleagues. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Well, wrap up करने से पहले let me remind you, we're happy to welcome you to the best course on learning about economy starting 8th of May. Great combo offer of 4 very affordable premium current affairs available on YouTube and PT website. An excellent GK annual compilation 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।